कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपके अपने चैनल परीक्षित ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फिर चैप्टर 5 नंबर को पढ़ना, जिसका नाम है नागरी लिपि। लिखे हैं गुणाकर मूल्य जी। तो हम लोग अभी देखते हैं लेखक परिचय, इसके बाद हम लोग देखेंगे इसका कहानी का पूरा अर्थ। ऐसे तो ये कहानी नहीं है, निबंध है, तो इसका पूरा अर्थ समझेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। इससे लेखक परिचय बाहर नहीं आएगा, आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा ये उस टाइप का चैप्टर नहीं है, क्योंकि कहानी नहीं है कि आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ये निबंध है तो थोड़ा सा मुश्किलात होगा, लेकिन हम आप लोगों के लिए पूरा मक्खन निकाल के लाए हैं चैप्टर के अंदर से। तो देखिए, नागरी लिपि पूछा एग्जाम में, नागरी लिपि किसने लिखा है? तो गुणाकर मूल्य। नागरी लिपि क्या है? तो निबंध। नागरी लिपि क्या है? तो निबंध। अब इसके याद करने का ट्रिक क्या है? तो नगर में जो लोग रहते हैं उनके पास बहुत गुण होता है निबंध लिखने का। कैसे याद करने का ट्रिक है? नगर में जो लोग रहते हैं उनके पास बहुत गुण होता है निबंध लिखने का। तो नगर में गुण से गुणाकर मूल्य, निबंध से निबंध है ये। ठीक है, तो आप लोग ऐसे याद कर लीजिए, बताइएगा कमेंट में कि ट्रिक कैसा लगा। ठीक है, अब इनका हम लोग जन्म देखते हैं कि 1935 ईस्वी में महाराष्ट्र के अमरावती जिले में होता। गुणाकर मूल्य का जन्म 1935 ईस्वी में अमरावती के महाराष्ट्र के अमरावती जिले में होता। ठीक है, अब देखिए शिक्षा। गुणाकर मूल्य जी का शिक्षा कहाँ मिलता था? शिक्षा दीक्षा ग्रामीण परिवेश में होता। हम लोगों के जैसे ही गांव में इनका शिक्षा दीक्षा हुआ था। ठीक है, देखिए शिक्षा की भाषा मराठी थी। ये गुणाकर मूल्य जी जो थे इनकी, ये देखिए तो महाराष्ट्र के भी थे, तो महाराष्ट्र में अधिकांश लोग मराठी बोलते थे। तो इनकी शिक्षा की भाषा क्या थी? मराठी थी। समझ में आ गया आप लोगों को? एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि गुणाकर मूल्य जी का शिक्षा का भाषा क्या था, तो आप लोग क्या कहिएगा? मराठी। ठीक है, इलाहाबाद आकर उन्होंने गणित विषय में मैट्रिक से लेकर एमए की पढ़ाई की। गणित विषय में मैट्रिक और एमए तक पढ़ाई कर मेन सब्जेक्ट क्या रहता है? गणित। कौन यूनिवर्सिटी से? तो इलाहाबाद, मैंने उजा जाके कोनो कॉलेज में कैले होकियन मैट्रिक और एमए तक कैले रहन। ठीक बा, देखो हाई बहुत इम्पोर्टेंट बा हाई में कि 25 वर्ष में 2500 प्लस से लेख 30 पुस्तकों का प्रकाशन किया। 25 वर्ष में 2500 प्लस ठीक है, इसमें 30 पुस्तकों का प्रकाशन किए। ठीक है ना, तो देख लीजिएगा। तो देखिए प्रमुख रचना, इनकी प्रमुख रचना कौन कौन सी है? आप में ऐसे एग्जाम में इससे का बहुत क्वेश्चन पूछा है कि 25 वर्ष की उम्र में कितने ये प्रकाशित कर चुके थे। ये तो अरे हम आपको 2500 से प्लस लेके आऊँ 300 पुस्तकों का प्रकाशन कर चुके थे। प्रमुख रचना आपसे पूछ सकता है एग्जाम में इनके। देखिए प्रमुख रचना इनकी कौन कौन सी है? अक्षरों की कहानी, भारत इतिहास और सांस्कृतिक, अंतरिक्ष यात्री, आधुनिक लिपियों की कहानी, नक्षत्र लोक, अक्षर कथा। इतना आप लोग याद कीजिए। आप लोग का ये इतना याद करने पड़ता नहीं, आप लोगों को मैं इम्पोर्टेंट बता दे रहा हूँ। इम्पोर्टेंट इनमें से जो होगा आप लोग उसे याद कर लीजिएगा। देखिए अक्षरों की कहानी ये इनकी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये आंतरिक यात्री ये भी इम्पोर्टेंट है। इन सब में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और वीवीआई कोई है तो ये है अक्षर कथा। ये गुणाकर मूल्य जी का सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है। अक्षर कथा को किसने लिखा था? तो गुणाकर मूल्य। ठीक है, मृत्यु 2009 में हुआ था। मृत्यु कब हुआ था? तो मृत्यु 2009 में होता। अब देख ले रहे हैं हम, रुकिए कि बुक में देख ले रहे हैं कि जगह तो नहीं बताए हैं ना मेरे कुत्तू के अपने। ये आपका आ गया, तो ये अपना ठीक नहीं बताए हैं। तो इनका मृत्यु 2009 में हुआ था। ठीक है, प्रसिद्ध निबंध गुणातक मूल्य की पुस्तक, गुणाकर मूल्य की पुस्तक
भारतीय लिपियों की कहानी से ली गई है। देखिए यहाँ पर गलती हो गया है, गुणाकर रहेगा, देख लीजिएगा आप लोग। तो प्रसिद्ध पुस्तक गुणाकर मूल्य की पुस्तक भारतीय लिपियों की कहानी से ली गई है। आपसे पूछेगा कि नागरी लिपि किससे ली गई है, तो भारतीय लिपियों की कहानी से ली गई है। नागरी लिपि किससे ली गई है, तो भारतीय लिपियों की कहानी से ली गई है। चलिए, इससे जितना लेखक परिचय से आपका पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव हम आपको बता सकते हैं, ठीक है। अब आपसे पूछा जाएगा नागरी लिपि को किसने लिखा है, तो गुणाकर मूल्य। नागरी लिपि क्या है, तो निबंध। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जन्म कब हुआ था, तो 1935 ईस्वी में। कहाँ, तो महाराष्ट्र के अमरावती जिले में। कहाँ पर हुआ था, तो महाराष्ट्र के अमरावती जिले में। अब आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है शिक्षा दीक्षा कहाँ पर हुआ था, तो ग्रामीण परिवेश में ही हुआ था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि शिक्षा की, ये जो हमारे गुणाकर मूल्य जी थे, तो इनकी शिक्षा की कौन सी भाषा थी, तो मराठी भाषा थी। इलाहाबाद आकर उन्होंने गणित भाषा में मैट्रिक से एमए किए। तो मैट्रिक से एमए किस भाषा में किए, पूछ सकता है एग्जाम में, तो गणित भाषा में, ठीक है। अगला क्वेश्चन कि 25 वर्ष में 2500 प्लस लेख और 30 पुस्तकों का प्रकाशन किस लेखक ने किया है, तो गुणाकर मूल्य जी ने किया है, ठीक है। अब प्रसिद्ध कहानी, प्रसिद्ध रचना निकले तो अक्षर कथा और अंतरिक्ष यात्री और अक्षरों कहानी, ये आप लोग 3 को याद कर लीजिएगा। मृत्यु आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि गुणाकर मूल्य जी का मृत्यु कब हुआ था, तो सन 2009 में, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि नागरी लिपि किससे लिया गया था, भारतीय लिपियों की कहानी से नागरी लिपि लिया गया है। तो आपके लेखक परिचय से इतना ही अप्रोक्स रहेगा। अब इनकी कुछ रचना थी लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं थी, तो हम लोग नहीं लिखे हैं, ठीक है। तो इससे ज़्यादा आपको नहीं पूछ सकता है। तो आप लोग बताइए कमेंट में, हम जितना पूछे कितना सही बताएं। चलिए हम लोग देखते हैं अब इसका अर्थ को पूरा समझते हैं, ठीक है। तो आप लोग अगले 10 मिनट तक अपना कोई भी इधर साइड का काम छोड़ दीजिए और मैं जो बोल रहा हूँ सुनिए। बोर्ड पर जो लिखा है वो मत सुनिए, देखिए जो मैं बोलूँगा उससे आप लोग सुनिएगा, तो उससे आपका काम हो जाएगा, ठीक है। मोबाइल पर टकाटक आँख भिड़ाए रखिए, ठीक है ना। देखिए क्या कह रहा है कि 2 सदी पहले देवनागरी लिपि की शुरुआत हुई थी। 2 सदी पहले, सदी मैंने कहा होता है साल, मैंने 200 साल पहले किसकी, तो नागरी लिपि की शुरुआत हुई थी। हम बार बार नागरी लिपि बोल रहे हैं, क्यों, तो जैसे देवनागरी लिपि को नागरी लिपि कहता है। ये तो क्लास 1-2 का क्वेश्चन है, तो आप लोग पढ़े ही होंगे। कैसे एक व्यक्ति का 2 ठो नाम हो जाता है, एक भगवान का 2 ठो नाम हो जाता है, एक जगह का 2 ठो नाम हो जाता है, तो वही है कि देवनागरी लिपि को नागरी लिपि भी कहा जाता है। समझ में गया। तो 2 सदी पहले देवनागरी लिपि की शुरुआत हुई थी। 2 सदी मतलब बहुत समय हो गया ना, तो 2 सदी पहले देवनागरी लिपि की शुरुआत हुई थी। हिंदी, मराठी, नेपाली, गुजरात में भी देवनागरी लिपि, तो जो है ये हिंदी, मराठी, नेपाली और गुजराती, इन सभी भाषाओं में देवनागरी लिपि का प्रयोग होता है। हिंदी, मराठी, नेपाली या गुजरात में, इन सभी भाषाओं में देवनागरी लिपि का प्रयोग होता है। गुजरात में उतना नहीं होता है, पर होता है, देवनागरी लिपि का प्रयोग होता है गुजरात में भी, ठीक है। बंगला लिपि प्राचीन नागरी लिपि की पुत्री नहीं तो बहन अवश्य है। ये बांग्ला लिपि प्राचीन नागरी की पुत्री नहीं तो बहन अवश्य है, तो पुत्री नहीं है लेकिन बहन अवश्य है। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि बांग्ला लिपि किसकी, बांग्ला लिपि प्राचीन लिपि की क्या है, तो बहन है, ठीक है। तो बांग्ला लिपि प्राचीन नागरी लिपि की पुत्री नहीं तो बहन अवश्य है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा है कि बांग्ला लिपि प्राचीन नागरी लिपि की क्या है, तो बहन है, ठीक है। तमिल, मलयालम, तेलुगु और कन्नड़ प्राचीन लिपि की पुत्री, अरे यहाँ से ये तो गलत हो लिखा गया है। तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ प्राचीन लिपि है, ठीक है। हम लोग आपको यहाँ से बता देते हैं कि तमिल, मलयालम, तेलुगु और कन्नड़ प्राचीन लिपि ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुई है। आप लोग इस लाइन को मत देखिएगा कि तमिल, मलयालम, तेलुगु का प्राचीन लिपि से उत्पन्न हुई है ब्राह्मी लिपि से,
ब्राह्मी लिपि सबसे पुरानी लिपि है, ठीक है। ये हमको लग रहा है कि ये इससे भी देवनागरी लिपि से ही पुरानी लिपि है। सबसे पुरानी भाषा कौन सी है, तो ब्राह्मी लिपि है। कौन है, तो ब्राह्मी लिपि है। यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो गया है, आप लोग मैनेज कर दीजिएगा कि तमिल मलयालम तेलुगु और कन्नड़ प्राचीन लिपि की तमिल मलयालम तेलुगु कन्नड़ प्राचीन लिपि की लिपि ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुआ है। तो जो तमिल मलयालम तेलुगु और कन्नड़ प्राचीन लिपि ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुआ है, लोग याद रखिएगा इसे। नागरी लिपि की आरंभिक लेख दक्षिण भारत से नदी नागरी लिपि शुरुआत हुई। नागरी लिपि का आरंभिक लेख, जैसे कि हम लोग का उत्तर भारत में जो नागरी लिपि बोला जाता है, ठीक है। तो वहीं दक्षिण भारत में, अच्छा उत्तर बिहार में भी नागरी लिपि बोला जाता है। और दक्षिण भारत में क्या बोला जाता है, तो नंदी नागरी लिपि बोला जाता है। नागरी लिपि को ही दक्षिण भारत में नंदी नागरी बोला जाता है, ठीक है ना। तो दक्षिण भारत में नागरी लिपि को क्या बोला जाता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, तो नंदी नागरी बोला जाता है। समझ में आ गया। देखिए 11वीं शताब्दी के सिक्कों पर नागरी लिपि 11वीं शताब्दी के सिक्कों पर नागरी लिपि का फोटो रहता था। जैसे आज कैसे हम लोग के महात्मा गांधी का रहता है, तो 11वीं शताब्दी के समय किसका फोटो रहता था, तो नागरी लिपि का, ठीक है। 12वीं शताब्दी के सिक्कों पर वीर केरला से 12वीं शताब्दी, देखिए मार्कर बदलने चल नहीं आ रहा है ये मार्कर। 12वीं शताब्दी के सिक्कों पर वीर केरला से का फोटो रहता था। वीर केरला से मैंने केरला के ये कोई होगा फेमस जगह, तो उसका फोटो रहता था कि 12वीं शताब्दी के सिक्कों पर वीर केरला से का फोटो रहता था। अब देखिए अकबर, रामसिंह मैंने कि अकबर का जहाँ सिक्का अकबर चलाता था, अकबर के पास जो सिक्का चलता था, तो उस पर राम से मैंने कि राम जी और सीता जी का फोटो था। राम प्लस सीता, सीएम मैंने होता है सीता, ठीक है। तो राम जी और सीता जी का फोटो था। ये अकबर एक मुस्लिम शासक था, तब भी देखिए हिंदू देवताओं को कितना मैंने मानता था। लेकिन उसकी पत्नी जो शायद हिंदू थी, उसका अभी मुझे नाम नहीं एग्जैक्ट याद पड़ा है, लेकिन अकबर की पत्नी हिंदू थी। समझ में आ गया ना। तो अकबर के आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि राम सिंह की से फोटो सिक्के पर किसने फोटो लगाया था, तो अकबर ने किसका फोटो लगाया था सिक्का पर, ऐसा भी क्वेश्चन घुमा कर आपसे पूछ सकता है। तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, हर एक तरह से प्रिपेयर रहना है, ठीक है। तो अकबर ने किस चीज़ का, तो राम सिंह का फोटो लगाया था, ठीक है। उत्तर भारत में नागरी लिपि को देवनागरी लिपि कहते हैं। आपको ऊपर ही हम बताए थे कि उत्तर भारत में नागरी लिपि को हम नहीं, वो दक्षिणी भारत था नो, हाँ यहाँ पर देखिए दक्षिण भारत को नंदी नागरी लिपि कहते हैं, तो उत्तर भारत में नागरी लिपि को देवनागरी लिपि कहते हैं। आठवीं सदी में इनका प्रचलन पूरे देश में हो चुका था। 8वीं और 9वीं सदी में इनका प्रचलन पूरे देश में हो चुका था। जो देवनागरी लिपि थी 8वीं और 9वीं सदी में इसका प्रचलन पूरे विश्व में हो चुका था, मतलब पूरे देश में हो चुका था। ऐसा कोई भी देश नहीं था यहाँ पर देवनागरी लिपि नहीं बोला जाता था, नहीं लिखा जाता था। तो पूरे देशों में नागरी लिपि का प्रचलन हो चुका था 8वीं और 9वीं सदी में, ठीक है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि नागरी लिपि का प्रचलन पूरे देश में कब हो चुका था, तो 8वीं या 9वीं सदी में, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। हाँ अब यहाँ पर हम देखते हैं उत्पत्ति में मतभेद। जो नागरी लिपि है, किसी ने कहा कि ये हमारे शहर में पहले प्रयोग हुआ, किसी ने कहा ये हमारे देश में पहले प्रयोग हुआ, किसी ने कहा कि मेरे यहाँ प्रयोग हुआ। तो असल में नागरी लिपि का यहाँ पर कुछ स्पष्ट नहीं निकल पाता है। यहाँ पर मैंने ऐसे हम लोगों को तो एग्जाम पॉइंट से मालूम चलना है, आप लोग इतना डीप में मत जाइएगा। डीप में आप वो पूरे चैप्टर में पढ़ भी लीजिएगा अपने से, तो नहीं मिलेगा कि नागरी लिपि का आखिर प्रमुख कौन अथी किया था, पहले कौन किया था, आपको पता ही नहीं चल पाएगा पूरे चैप्टर में। तो देखिए यहाँ पर गुजरात के नगर ब्राह्मण, अब जो पहला बार वो गुजरात के लोग कहते हैं कि पहली बार गुजरात के नगर ब्राह्मण में इसका प्रयोग हुआ था, किसका, देवनागरी लिपि का। गुजरात के नगर ब्राह्मण में इसका प्रयोग होता है। और दूसरी बार काशी में प्रयोग होता है। काशी को देवताओं का नगरी कहा जाता है। काशी का क्या कहता है, तो देवताओं का नगरी कहा जाता है। तो इसीलिए बोल रहे थे वो लोग ना कि काशी में इसका प्रयोग हुआ था, देवताओं की नगरी में, माने कि आपका नागरी लिपि का प्रयोग हुआ था। और तीसरे लोग कहते हैं कि पादताडिकलम तकम नामक ग्रंथ
में पटना का नगर, ये जो ग्रंथ है पाटलिकालतम, इसके ग्रंथ में प्रयोग हुआ था। तो पटना को नगर लिखा गया था, ठीक है। तो बहुत लोग कहते हैं कि पटना के नगर से ही नागरी लिपि का उत्पन्न होता, देवनागरी लिपि का, ठीक है। नागरी लिपि कहिए या देवनागरी कहिए, बात एक ही है। तो देवनागरी लिपि का उत्पन्न होता। तो ये तीनों लोग मतभेद ही था। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन सब्जेक्ट बहुत बार पूछता है कि देवनागरी लिपि का उत्पन्न कैसे होता है, तो आप लोग क्या आंसर दीजिएगा, कमेंट में थोड़ा लिख दीजिएगा। तो इसका आंसर ये होगा कि देवनागरी लिपि का अभी तक यह स्पष्टीकरण नहीं हो पाया है कि मुख्य रूप से यह किसकी कहाँ पर में खोजी गई थी। गुजरात के ब्राह्मण लोग कहते हैं कि ये गुजरात में पहले मिला था, और ये काशी में, और काशी के लोग बोलते हैं कि काशी को देवताओं का नगरी कहा जाता है, इसीलिए इसका प्रयोग पहले काशी में हुआ था। और पाटलिपुत्र के ग्रंथ में मिला है कि ये पटना के नगर में इसका स्थापित हुआ था, ठीक है, देवनागरी लिपि का। तो इसका कोई स्पष्टीकरण है, ये आप आंसर लिख दीजिएगा, आपको पूरा बट्टा में बट्टा नंबर मिलेगा, ठीक है। अब अगला देखें। 14वीं-15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने इसे नंदी नागरी कहा। 14वीं-15वीं से जो शासक है विजयनगर शासक, इसे नंदी नागरी कहा। जो ये नागरी लिपि है इसे क्या कहा, नंदी नागरी लिपि कहा। 14वीं और 15वीं शताब्दी के विजय के शासकों ने इसे नंदी नागर कहा, ठीक है। आप लोग आगे देखिए। हिंदी के आदि कवि सरहपाद, आपसे एग्जाम में बहुत 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 मैंने VVI क्वेश्चन है कि हिंदी के आदि कवि किसे कहा जाता है, तो सरहपाद को। सरहपाद क्या है, तो एक आदि कवि है, ठीक है। तो हिंदी के आदि कवि किसे कहा जाता है, तो सरहपाद को कहा जाता है। दोहा कोश को किसने लिखा है, आपसे एग्जाम में पूछेगा कि दोहा कोश को किसने लिखा है, तो सरहपाद ने लिखा है, ठीक है। सरहपाद। स्वर्णभोल कर्नाटक गमतेश्वर, आपसे एग्जाम में पूछेगा कि स्वर्णभोल कहाँ पर स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है, कर्नाटक में। स्वर्णभोल कहाँ पर स्थित है, तो कर्नाटक। अब इसका है गमतेश्वर, मतलब होता है कि गौतम बुद्ध, गमतेश्वर मतलब गौतम बुद्ध। तो कर्नाटक में गौतम बुद्ध का बहुत ही एक मैंने विशाल मूर्ति बना है, इसलिए ये कह रहा है कि स्वर्णभोल कर्नाटक गमतेश्वर, मतलब गमतेश्वर और गौतम बुद्ध का कर्नाटक में बहुत बड़ा मंदिर है, ठीक है। एग्जाम में आपको पूछ सकता है कि स्वर्णभोल कहाँ पर स्थित है, किस जगह पर स्थित है, कर्नाटक होगा। समझ में आ गया आप लोगों को। यदि आप लोगों को समझ में आ रहा हो तो आप इतना हम मेहनत कर रहे हैं, ये नाइट में 3 बजे वीडियो बना रहे हैं, आप लोग सोच रहे हैं ना। तो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पहली बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर कर दीजिएगा, और अच्छा लग रहा होगा वीडियो तभी शेयर कीजिएगा, अच्छा नहीं लग रहा होगा तो मत शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलिए आइए, मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा और अच्छा नहीं लगेगा, ऐसा हो नहीं सकता है, ठीक है। गुर्जर प्रतिहार बाहर से भारत आए थे, कन्नौज पर अधिकार किया। जो भारत में कन्नौज एक जगह है, वहाँ पर गुर्जर प्रतिहार बाहर से आए थे और भारत पर अधिकार किया था। कौन, तो गुर्जर प्रतिहार ने। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि भारत पर अधिकार किसने किया था, तो गुर्जर प्रतिहार ने। बाहर से आकर भारत पर अधिकार किसने किया था, तो गुर्जर प्रतिहार ने। इस्लामी शासकों ने भी सिक्कों पर नागरी लिपि का उपयोग किया था। इस्लामी शासकों ने भी सिक्कों पर नागरी लिपि का उपयोग किया था। तो ये नहीं है कि सिर्फ हिंदू लोग ही किए थे, इस्लामी लोग माने मुस्लिम लोग भी सिक्कों पर देवनागरी लिपि का उपयोग किया था। ये रहा इसका पूरा अर्थ। हम आपको एक बार इससे जितना ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है इम्पोर्टेंट बताने का प्रयास करते हैं, ठीक है। 2 सदी पहले देवनागरी लिपि की शुरुआत हुई थी। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि देवनागरी लिपि की शुरुआत कब हुई थी, तो 2 सदी पहले, ठीक है। आपसे पूछेगा कि बांग्ला लिपि किसकी बहन है, तो बांग्ला लिपि प्राचीन नागरी लिपि क्या है, तो बहन है, ठीक है। और नागरी लिपि को आरंभिक लेख दक्षिण भारत में नंदी नागरी कहा जाता है। तो दक्षिण भारत में नागरी लिपि को क्या कहा जाता है, तो नंदी नागरी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चन है, ठीक है। 11वीं शताब्दी के सिक्कों पर किसका चित्र होता था, तो नागरी लिपि का। 12वीं शताब्दी पे तो आपके वीर केरला से अकबर ने अकबर के यहाँ सिक्के पर किसका फोटो था, तो राम सीता का, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा, इतना ही आपसे पूछ सकता है। और आपको क्लास 10 का चैप्टर 4 पढ़ाएं, गुणाकर मूल्य, नागरी लिपि, निबंध, परीक्षित ऑनलाइन क्लास है नितेश भैया में। आप लोगों ने इतना चीज़ समझ लिया, ठीक है। चलिए आप लोग को जाते जाते एक शायरी सुना देते हैं, सुनिएगा ना।
चलिए देखिए, चलिए एक आप लोग हम शायरी सुना देते हैं, ठीक है? कैसे, मोटिवेशन वाला ना? चलिए मोटिवेशन वाला ही सुनाते हैं। धूप निकले और बरसात ना रहे, धूप निकले और बरसात ना रहे, शायद कल को मेरे ऐसे हालात ना रहें। अभी सस्ता हूँ तो खरीद लो मुझको, और अभी सस्ता हूँ तो खरीद लो मुझको, क्या पता कल तुम्हारी औकात ना रहे। तो आप लोग अपने